गॉड आपको ये दिखाता है कि एंड में मैं ही परम आत्मा हूँ। ये सारे जो आपके बंधन थे ये माया के थे। क्या ज़रूरी नहीं है कि अब हम अपने बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एज में ये सिखाएं हाउ टू मास्टर सोल इंटेलिजेंस एंड स्पिरिचुअलिटी। बहुत लोग कहते हैं कि हमें माँ काली के दर्शन हुए। क्या वाकई में माँ काली के दर्शन होना इतना आसान है? उग्र देवी के दर्शन होना बहुत आसान नहीं है, बट क्या ये पॉसिबल है? डेफिनेटली पॉसिबल है। कैसे समझे कि एक्चुअल में माँ काली ने डिवाइन दर्शन दिए हैं? माँ की एनर्जी को होल्ड करना पॉसिबल नहीं है। और एंजल नंबर्स का दिखना तरह का डिवाइन सिग्नल है। ये एक एंगेजमेंट का फेज है जहाँ यूनिवर्स और ये इंसान आपस में खेल रहे हैं। क्या इनका न्यूमरोलॉजी, अंक ज्योतिष से किसी तरह का कोई रिलेशन है? ये सारी चीजें जो है मिक्स्ड हैं और ये एक्चुअल साइंस के साथ भी जुड़ी हुई हैं। आंख बंद करने पे या नॉर्मली कुछ हो रहा है, एक इमेजिनेशंस फील होती हैं, ये क्या है? 99% यूनिवर्स का दिखाने का तरीका कि हम आपके साथ हैं। जब हम एस्ट्रल ट्रैवल की बात करते हैं, प्रैक्टिकली लोग कैसे समझे कि ये रियल है? आपको वर्कशॉप्स में आना पड़ेगा। ऑटोमेटिक राइटिंग की वर्कशॉप है, साइकिक कोर्स हमने ऑनलाइन किया हुआ है क्योंकि इतनी क्वेरीज आती हैं। हमने सोचा कितने लोगों को इन पर्सन बताएंगे, तो हमारा एक ऑनलाइन कोर्स है। तो कोई ऐसा रियल इंसिडेंट आपके किसी क्लाइंट का स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट किया और उसके बाद उनकी लाइफ पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो गई? Thousands of people. You can go to my website and see. हेलो एंड वेलकम। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। आज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा, जानने समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या कभी आपको ऐसा लगता है कि माँ काली ने दर्शन दिए हैं, या आपको ऐसा लग रहा हो कि आप सो रहे हैं और आपके शरीर से आपकी आत्मा निकल रही है? यकीन मानिए बहुत लोगों के साथ ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ये कह देते हैं कि ये तो मेरे साथ भी हुआ था। तो क्या वाकई में ऐसा होता है? बेसिकली ये चीज़ें हैं क्या? ये आपकी स्पिरिचुअल जर्नी का पाथ है या फिर कोई साइकोलॉजिकल इल्यूजन? आज यही हम जानेंगे डॉक्टर मनमीत जी से। वेलकम मैम। थैंक यू। आज का टॉपिक मैम बहुत साइकोलॉजिकली भी जानने समझने वाला है कि थोड़ा साइकोलॉजिकल वे में भी हम इसको समझें। स्टार्ट करते हैं माँ काली के दर्शन से ही, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि हमें माँ काली के दर्शन हुए। क्या वाकई में माँ काली के दर्शन होना इतना आसान है? नहीं, माँ काली के दर्शन होना या किसी भी डेटी के दर्शन होना, स्पेशली किसी उग्र डेटी के दर्शन होना बहुत आसान नहीं है। बट क्या ये पॉसिबल है? डेफिनेटली पॉसिबल है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि साइकोलॉजिकल इल्यूजन में लोगों को दर्शन हुए हैं या एक्चुअली दर्शन हुए हैं। लेकिन एक्चुअली माँ की एनर्जी को होल्ड करना पॉसिबल नहीं है। तो उसका एक फ्रैगमेंट उनको फील होता है एंड दे फील वेरी रिजॉइस्ड विद इट कि माँ ने उनको चूज़ किया है। वैसे भी ये 9 का साल है, माँ काली का साल है, तो पॉसिबिलिटीज़ हैं, बट हर एक को ये दर्शन हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। यानी सबको दर्शन नहीं हो सकते। और ये तो मैंने भी कहीं पर पढ़ा था कि जो ऑरा है वो ऑरा आदमी हैंडल ही नहीं कर पाएगा। करेक्ट मैम, ये हमेशा इमेजिनेशंस होते हैं या किसी तरह का साइकोलॉजिकल इल्यूजन? देखिए, ऐसे एक्सपीरियंसेस को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होता है रियल स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस और एक होता है कि आप या तो मेक बिलीव कर रहे हैं या आपको एक साइकोलॉजिकल इल्यूजन हो रहा है या आपको मेंटल लेवल पे एक साइकोसिस हो रहा है। तो ये जो होते हैं ये नॉन रियल एक्सपीरियंसेस होते हैं। जो रियल एक्सपीरियंस होगा वो साधक का एक्सपीरियंस होगा जो स्पिरिचुअलिटी के पाथ पर चल रहा है या चल चुका है या पिछले जन्मों से बहुत सारे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस का एक गुड लक लेके आया है और इस लाइफ में बहुत कम टाइम में ही उसका वो अनलॉक हो गया है। बट दोनों टाइप के लोगों को लगता है कि हमें ये फील हो रहा है। और सिर्फ माँ काली का नहीं, बहुत सारे और एक्सपीरियंसेस भी होते हैं। जैसे लोगों को आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होता है या लोगों को लगता है कि हमें किसी ने दर्शन दिए या हमें कुछ ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं। तो कन्फ्यूजन ज़रूर रहता है। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं कि क्या ये सच है? मैम, डिवाइन दर्शन दे रही हैं माँ काली,
या भगवान का कोई दूसरा रूप या देवी का कोई दूसरा रूप। आपने कहा कि सबके लिए पॉसिबल नहीं है, जो साधक है, एक स्पिरिचुअल पाथ पर है, कंटिन्यूअसली जिसकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, उसके साथ ये मुमकिन है। बट लोग इसे हकीकत खुद ब खुद भी मन में मान लेते हैं और कहानियाँ गढ़ते हैं। कैसे समझे कि एक्चुअल में माँ काली ने डिवाइन दर्शन दिए हैं या हमारे दिमाग की कोई उपज है? देखिए, सबसे पहले तो एक इंसान की जर्नी, अब पिछली लाइफ में उसने जो मर्जी किया हो, इस लाइफ में एक इंसान की जर्नी कुछ स्टेजेस में जाती है। सबसे पहली जो स्टेज होती है वो होती है जब उसको सिंक्रोनिसिटीज़ दिखनी शुरू हो जाती हैं। जैसे किसी को पेनीज मिलने शुरू हो जाते हैं, किसी को एंजल नंबर्स दिखने लग जाते हैं, किसी को ड्रीम्स आने लग जाते हैं। तो उसकी चेतना, उसकी अवेयरनेस, उसकी कॉन्शियसनेस वहाँ जाती है कि ये मुझे बार बार नंबर क्यों दिख रहा है। और तो लोग आते हैं कि मैम मुझे बार बार 1111 दिख रहा है, या मैम मुझे बार बार एक ही जैसा ड्रीम आ रहा है। अब क्या है कि लोगों की अवेयरनेस बढ़ भी बहुत गई है क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत सारी बातें हो रही हैं। तो सबसे पहली स्टेज ये होती है जब उसको ये अवेयरनेस आती है कि यूनिवर्स मुझे कोई सिग्नल दे रहा है। ये स्टेज जो होती है ये सबके लिए कॉमन होती है, चाहे वो साधक हो, चाहे वो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत आगे बढ़ा हुआ हो या नहीं, या कोई न्यू पर्सन हो। कोई भी इंसान स्पिरिचुअल पाथ पे पहली बार लाइफ में शायद ही इस सदी में आएगा। जितने भी लोग स्पिरिचुअल पाथ पर हैं या जाना चाह रहे हैं, उनका डेफिनेटली स्पिरिचुअलिटी के साथ पूर्व जन्म का रिश्ता रहा है, इसीलिए उनको ये अवेयरनेस आ रही है। तो ये हो गई स्टेज 1, जिसमें उसको नोटिस होना शुरू हो रहा है कि कुछ तो हो रहा है। बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं वो ये एग्री करेंगे कि उनकी लाइफ में भी ये सब कभी शुरू हुआ था किसी साल में। कोई कहेगा 2011, ज़्यादातर लोग कहेंगे 2011 से 13, क्योंकि वो टाइम था जब अर्थ असेंड कर रही थी। 2011 और 13 का एक टाइम था, और अब ये टाइम है 2025 टू 2029 जब अर्थ असेंड कर रही है। ऐसे टाइम्स पे लोगों की एक्सपीरियंसेस जो हैं वो ज़्यादा हाइटन हो जाते हैं। मैम, एंजल नंबर्स का आपने जिक्र किया, एंजल नंबर्स के बारे में जिन लोगों को नहीं पता उनको भी बताइए कि एंजल नंबर्स होते क्या हैं। और एंजल नंबर्स का दिखना, लोग कहते हैं एक तरह का डिवाइन सिग्नल है, क्या वाकई है? हाँ, बिल्कुल है। एंजल नंबर्स एक रेपिटेटिव सीक्वेंस के नंबर्स होते हैं, या मिरर नंबर्स होते हैं, या राइमिंग नंबर्स होते हैं। सो इट कुड बी दैट समवन इज सेइंग 111 और ऑल द 1111। अब कहाँ दिखेंगे आपको ये नंबर्स? या तो किसी डिजिटल क्लॉक पे दिखेंगे, या बिल के अमाउंट में दिखेंगे, या किसी के घर का नंबर दिख जाएगा, या किसी की गाड़ी का नंबर दिख जाएगा, या आपको किसी ने कोई कॉल किया तो उस समय 1111 हो रहे हों। तो सिर्फ 1 नहीं, ऐसे 2 में, 3 में, 4 में भी हो सकता है। तो लोगों को जब ये अवेयरनेस हो जाती है कि हमें ये नंबर्स दिख रहे हैं, तो वो पता चलाना चाहते हैं कि ऐसा क्यों। अब क्वेश्चन ये है कि ये एक ऐसा टाइम है जब आपको चूज़ किया जा रहा है बाय द यूनिवर्स। ऐसा तो नहीं है कि आपको और मुझे बचपन से नंबर्स नहीं दिखे, या हमें नेम प्लेट नहीं दिखी, लेकिन हमने नोटिस क्यों नहीं किया? और क्या एक बार दिखी तो क्या वही नंबर हमें बार बार दिख रहे हैं? हमने नोटिस क्यों नहीं किया? नोटिस हम तभी करते हैं जब यूनिवर्स डिसाइड करता है कि अब इसका स्पिरिचुअल जर्नी का टाइम शुरू हो गया है। लेकिन लोग उसमें खुशी मनाने की जगह और भी पजल हो जाते हैं और सोचते हैं कि फिर हमें बस अगले 2-3 महीने में सब कुछ हो जाए जो होना था। ऐसा नहीं है। अभी आपका स्पिरिचुअल स्कूल में दाखिला हुआ है या री दाखिला हुआ है, अब टाइम लगेगा, कम से कम 11 से 12 साल लगेंगे जैसे स्कूल में लगते हैं टू ग्रेजुएट। तो लोगों को लगता है, तो वो क्या करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी गूगल करना स्टार्ट कर देते हैं, हर एक को लिख देते हैं, जितने नंबर उनको दिखते हैं पॉडकास्ट पे सब पे लिख देते हैं मुझे 111 दिख रहा है, मुझे 1111 दिख रहा है। इसमें उनको कुछ सही सलाह मिलती है, कुछ गलत सलाह मिलती है, दे गेट इवन मोर कन्फ्यूज्ड। सो जो यूनिवर्स ने उनको चुना और एक रास्ता दिखाया, वो उस रास्ते पे धीरे धीरे चलने की जगह कन्फ्यूज होकर भटक के कहीं और चले गए। फिर अब वो वेट करेंगे कि यूनिवर्स उनको फिर से कब चूज करेगा। तो एंजल नंबर जब आपको दिखते हैं, इसका मतलब आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बुला रहे हैं। लेकिन इमेजिन कि आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बुला रहे हैं और आपका ध्यान, आपको समझ आ रही है बुला रहे हैं, बट इंस्टेड ऑफ वॉकिंग दैट पाथ विथ स्ट्रक्चर, आप कंफ्यूज हो, इधर उधर भाग रहे हो, राइट? तो एंजल नंबर्स होते हैं, पेनीज होते हैं, लोगों को एक जैसे ड्रीम्स आते हैं, एक जैसा गाना सुनाई देता है, या अगर वो किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं तो उसका आंसर उनको किसी और बुक में मिल जाता है, या किसी वेबसाइट को खोल के मिल जाता है, या वो कुछ स्क्रॉल कर रहे हैं तो ऐसा लगेगा कि भगवान आपको वो आंसर दे रहे हैं। जैसे मेरा एक क्लाइंट है जो
जिसका भाई के साथ वो गाड़ी ड्राइव कर रहा था और उसके भाई को ड्राइव करनी थी, लेकिन उसने कहा कि मैं ड्राइव करूँगा। आगे जाके काफ़ी दोनों ने शायद इंटॉक्सिकेटेड थे, आगे जाके उनका एक्सीडेंट हो गया और उसका भाई चल बसा। अब उसको ये गिल्ट है, सर्वाइवर्स गिल्ट, कि उसकी जगह मैं हो सकता था एंड व्हाई डिड आई नॉट डाई। तो वो इसमें से निकल नहीं पाया, वो डिप्रेशन में चला गया। पेरेंट्स ने काफ़ी दिखाया, फाइनली वो मेरे पास लेके आए। तो मैंने उसको कहा कि ठीक है, आप मेरी बात, मैं आपकी बात क्यों मानूं? तो मैंने कहा मेरी बात मत मानिए, आप भगवान की बात का वेट कीजिए। तो मैंने उसको कहा बाहर जाके बैठिए। तो जैसे ही वो बाहर जाके बैठा और उसने अपना स्क्रीन खोला, वहाँ पे एक सॉन्ग प्ले कर रहा था, लॉर्ड कृष्ण का सॉन्ग है, जो भी हुआ हरी इच्छा से हुआ, दोष नहीं इसमें कोई तुम्हारा। तो वो भागा हुआ आया और उसने कहा मुझे ये दिखा। तो अब डेफिनेटली उसको कुछ भी और दिख सकता था, बट गॉड वॉज ट्राइंग टू शो हिम that it is not your fault. Sometimes in the whole scheme of life, death is a very important milestone. तो उसको लगा कि हाँ, फिर उसने कहा कि ठीक है, मैं ऑटोमेटिक राइटिंग ज्वाइन करूँगा या मैं जो भी है अपने स्पिरिचुअल पाथ पे चलूँगा। तो जो फर्स्ट साइन होता है, जब यूनिवर्स आपको बुला रहा है, अपनी तरफ बुला रहा है, उसको इग्नोर नहीं करना है। वो मन का वहम नहीं है। आपको जितने भी सिंक्रोनिसिटीज़ हो रहे हैं, भगवान आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, वॉट टू नो एंड हाउ टू नो दैट। तो सेकेंड स्टेज एक इंसान की आती है जब वो किसी ना किसी चीज़ के साथ जुड़ जाता है, किसी चीज़ में एनरोल कर लेता है, कोई किताब खरीद लेता है, कोई वर्कशॉप, ताकि उसको क्लैरिटी मिले कि ये क्या है। ऐसी स्टेज बड़ी एक्साइटिंग स्टेज होती है। तो उसमें उसको लगता है वाओ, उसके एक्सपीरियंसेस और भी बढ़ जाते हैं, उसके एक्सपीरियंसेस इंटेंसिफाई हो जाते हैं। पहले अगर महीने में एक बार सपना आता था तो महीने में 4 बार सपना आता है। उसको पहले नंबर्स अगर थोड़े दिखते थे तो अब तो हर जगह दिखते हैं। सो ये एक एंगेजमेंट का फेज है जहाँ यूनिवर्स और ये इंसान आपस में खेल रहे हैं। ये यहाँ से डिजायर्स के एरो शूट कर रहा है, यूनिवर्स वहाँ से उसको पूरे कर रहा है। सो इट्स अ ग्रेट एंगेजमेंट। यहाँ पे आप फुल्ली एंगेज्ड है। यहाँ पे लोगों को लगता है, अब यहाँ पे क्या है कि आपको ये समझना है कि यूनिवर्स आपके साथ पार्टिसिपेट कर रहा है, यू आर इक्वल। लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों की स्पिरिचुअल ईगो आ जाती है, को लगता है ओ वी आर चोजन, हम तो अब कुछ गलत, हमें तो सब हो गया, हमें सब, हम सिद्धि प्राप्त कर गए, अब हमें इसके आगे उस वर्कशॉप की भी ज़रूरत नहीं है, किसी मैम की, किसी सर की, किसी गुरु की, किसी की ज़रूरत नहीं है। अब यूनिवर्स ने हमें चुन लिया एंड दिस इज़ द एंड। प्रॉब्लम क्या होती है? जब उसकी ईगो बढ़ जाती है, उसका ज्ञान कम हो जाता है, उसकी सर्च कम हो जाती है, और फिर उसकी लाइफ में आती है थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज होती है इंटेंस केओस की स्टेज। ये जो स्टेज होती है, इसमें उसकी लाइफ में सब कुछ टूटने लग जाता है। ठीक है, ब्रेकडाउन, मेंटल ब्रेकडाउन, फिजिकल ब्रेकडाउन, फाइनेंशियल ब्रेकडाउन, बिजनेस ब्रेकडाउन, सब कुछ टूटने लगता है। स्टेज 1 जो थी उसमें यूनिवर्स ने आपको चुना था। स्टेज 2 जो थी उसमें आप और यूनिवर्स पार्टनर्स थे, इक्वल थे, और आपको जो एक्सपीरियंसेस हो रहे थे वो 2 तरह के थे। फर्स्ट टाइम तो यूनिवर्स ने चुना था। सेकंड में 2 तरह के एक्सपीरियंस हैं, आपके माइंड के भी हैं और गाइड्स के भी हैं। माइंड के क्यों हैं? क्योंकि अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को स्टडी करें तो जैसी वाइब्रेशन में आप होते हो, ये नहीं कि आप डिजायर कर रहे हो, जिस वाइब्रेशन में आप होते हो यूनिवर्स आपको वही दिखाता है। तो अगर आप क्यूरोसिटी की वाइब्रेशन में हो तो यूनिवर्स आपको और टीचर से मिलाएगा, वर्कशॉप्स दिखाएगा। अगर आप हैप्पीनेस की वाइब्रेशन में हो तो पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज मनी इज हैप्पीनेस, तो पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे में तो इंसान बिल्कुल हाई पे होता है। जब हाई पे होता है तो भगवान को लगता है अच्छा अब इसको हम नीचे लेके आएंगे, तो उसकी लाइफ में क्योस होता है। अब क्यों, आप इस बात को समझिए। सपोज आप मुझे कहते हैं कि मुझे, हे भगवान, मुझे ये घर छोड़ के जाना है, मुझे एक नया घर दे दो। तो पहले वो आपको इस घर से निकालेगा, इस घर में कोई ऐसा फॉल्ट लाएगा जो आपको तंग करेगा, तभी तो आप घर से निकलोगे। सो एग्जिस्टिंग चीज़ें आपकी ब्रेकडाउन होंगी, तभी आप न्यू स्टेज में जाओगे। बट हम सिग्नल्स समझ नहीं पाते हैं। जैसे आपके एग्जाम्पल पर ही मैं कहूँ कि भगवान फॉल्ट लाएंगे कि आप घर बदलेंगे, फॉल्ट आया आप उसे दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं या फिर इग्नोर कर देते हैं। हम वो सिग्नल नहीं समझ पाते हैं, कैसे समझें? ऐसे ही समझें, क्योंकि इसीलिए मैं आपको जर्नी समझा रही हूँ। हर कोई जो ये पॉडकास्ट सुन रहा है वो किसी ना किसी स्टेज पे फॉल करेगा। 7 स्टेजेस हैं,
अभी हम 3rd स्टेज में आए हैं, लेकिन ये जो केओस की स्टेज है ये सबकी लाइफ में आती है। जैसे ही केओस आपकी लाइफ में आए आप समझ जाएं कि कुछ अच्छा होने वाला है, लेकिन हम क्या सोचते हैं, कुछ बुरा होने वाला है या हो चुका है। और इसमें सबसे बड़ा जो डाउट आता है, जो माइंड का डाउट होता है, हमें किसी ने कुछ कर दिया, हमें नज़र लग गई, हमारे पे किसी ने कुछ करा दिया, हम तो बहुत खुशी दिखा रहे थे तो किसी ने नज़र लगा दी, हमें कुछ कर दिया। यहाँ पे आपको किसी ने कुछ नहीं किया है, यूनिवर्स ने आपको एक्सेप्ट कर लिया है, यूनिवर्स आपको छोड़ नहीं रहा है। यूनिवर्स का तरीका है कि आपको एक टनल से लेके जाएगा। जैसे हम वैष्णो देवी जाते हैं तो एक टनल के थ्रू जाते हैं, पर हम ये थोड़ी कहते हैं भगवान ने हमें छोड़ दिया इसी में, हमें पता होता है उस टनल को क्रॉस करके आगे भगवान है। ऐसे ही जब आपकी लाइफ में केओस आता है, चाहे 6 महीने के लिए आए, चाहे 1 साल के लिए आए, चाहे 6 दिन के लिए आए, आपको ये याद रखना है कि केओस का मतलब ही ये है कि यूनिवर्स हैज चोजन यू। बट मैम ये जो क्योज आप बता रहे हैं यूनिवर्स ने चूज़ किया है, ये भी समझ में आया, लेकिन इसके बाद जैसे आपने ब्रेकडाउन का स्टेज 3 बताया, उस ब्रेकडाउन में कई बार ये होता है कि व्यक्ति अपनी आगे की जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो छोड़ देता है, कंटिन्यू हाँ, नहीं करता। इसीलिए तो हम ये पॉडकास्ट में बात कर रहे हैं ताकि वो कंटिन्यू करे, उसको ये समझ आए। अच्छा, अगर उसने उस टाइम पे अपनी जर्नी छोड़ दी तो ना केओस खत्म होगा और ना स्पिरिचुअलिटी आगे बढ़ेगी, तो दोनों तरफ से लॉस हो गया। तो कम से कम वो उस केओस के थ्रू जब निकलेगा भगवान का हाथ पकड़े हुए, तो एक तरफ स्पिरिचुअल पाथ पे तो निकलेगा। तो हमें अपने आप को ऐसे समझाना है, लेकिन लोगों को नहीं समझ आती। किसी के घर में डेथ हो जाती है, किसी के घर में बिजनेस में कुछ लॉस हो जाता है, और होता ज़रूर है। कभी कोई बीमार पड़ जाता है, कभी किसी की ट्रिप कैंसिल हो जाती है, कभी किसी का ब्रेकअप हो जाता है, लोगों के डिवोर्स भी हो जाते हैं। इसका ये मतलब नहीं है स्पिरिचुअल पाथ इज लाइक दैट, नो। गॉड आपको ये दिखाता है कि एंड में मैं ही परम आत्मा हूँ। ये सारे जो आपके बंधन थे ये माया के थे। फिर लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम फिर स्पिरिचुअल पाथ पे रिलेशनशिप नहीं चलेंगे क्या, यहाँ पार्टी में नहीं जा सकते? सब कुछ हो सकता है, लेकिन एक बार भगवान आपको ये दिखाता है कि ये सारी चीज़ें टेम्पररी हैं। और सबसे पहले जिस एरिया में केओस आता है मोनिका, वो एरिया होता है जहाँ पे हमारी सबसे ज़्यादा एनर्जी वेस्ट हो रही होती है। एग्जाम्पल, किसी ने एक घर खरीदा हुआ है बहुत सालों से और उस घर का वो टैक्स भरे जा रहा है, ना वो घर चढ़ रहा है ना बिक रहा है। अब ऐसे टाइम पे उसके ऊपर कोई नोटिस आ जाएगा उस घर के ऊपर। अब इंसान सोचेगा मैंने तो कुछ किया ही नहीं, नोटिस क्यों आ गया? क्योंकि आपकी एनर्जी वहाँ वेस्ट हो रही थी। या तो उस घर को बेच दीजिए या उसको सॉल्व कर लीजिए। या किसी का बच्चा किसी और कंट्री में पढ़ता है और उस बच्चे की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा, तो वो बच्चा बीमार हो जाएगा, तो आपको ट्रैवल करना पड़ेगा उस बच्चे से मिलने के लिए, अपना रिलेशनशिप उसके साथ सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। या आपका कोई बहुत इंपॉर्टेंट एम्प्लॉय अचानक से छोड़ के चला जाएगा और आपका बिजनेस घुटनों पे आ जाएगा। लेकिन वो एम्प्लॉय आपके पीछे से फ्रॉड कर रहा था, उस एम्प्लॉय ने किसी और को टिकने नहीं दिया। इस केओस के ज़रिए यूनिवर्स आपको ये दिखा रहा है कि आपको लाइफ में एकदम कहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है। सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेज इन अ स्पिरिचुअल पर्सन's लाइफ। इसको हम कहते हैं लिटिल बिफोर डार्क नाइट ऑफ द सोल, क्योंकि नेक्स्ट स्टेज है डार्क नाइट ऑफ द सोल। तो केओस इज नॉट ब्रेकडाउन, नेक्स्ट स्टेज इज ब्रेकडाउन। केओस मतलब कुछ उथल पुथल हो गया, कुछ तो न्यूज आ गई, समझ नहीं आई। नेक्स्ट स्टेज है इंटेंस ब्रेकडाउन, जिसमें कुछ ना कुछ तो टूटेगा, पर जो टूटना है उसने तो वैसे ही टूटना है। आपको प्रिपेयर किया जा रहा है एक मेन पाथ के लिए, तो इंटेंस एक्सपीरियंसेस होंगे। अच्छा, जैसे ही आपकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस इंटेंस होंगे, आपके स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस भी इंटेंस होंगे। आपको बहुत सपने आएंगे, आपको टेम्पल्स में बुलाया जाएगा, आपको शक्ति पीठों में बुलाया जाएगा, आपको अर्ज होगी कि मैं किताब लिखूं, आप किसी को फॉलो करने लग जाओगे। आप योगिक प्रैक्टिसेस, तांत्रिक प्रैक्टिसेस, वर्कशॉप्स, चक्रा ओपनिंग, चक्रा क्लोजिंग, ऐसे में बहुत क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं इस स्टेज पे, जब वो काफ़ी कुछ कर चुके होते हैं। अब उनको आगे बढ़ना है, पर उनको समझ में नहीं आ रहा कि इस केओस के साथ आगे कैसे बढ़े। तो ये एक बहुत ब्यूटीफुल स्टेज है, बिकॉज यहाँ पे आप जुड़ चुके हो स्पिरिचुअल पाथ से, क्योंकि आपके एक्सपीरियंसेस, यहाँ पे जो एक्सपीरियंसेस होंगे वो माइंड के नहीं होते। माइंड के एक्सपीरियंसेस शुरू में होते हैं। यहाँ तक अगर आप आ गए हो और आपने अभी भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को पकड़ा हुआ है, तो
चांसेस अच्छे हैं कि आपको स्पिरिचुअलिटी ने भी चुन लिया है, क्योंकि आपने उसको छोड़ा नहीं था। तो यहाँ पे कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस होंगे, जैसे मेरे क्लाइंट्स कहते हैं कि हमें, जैसे मुझे ही, जैसे फॉर एग्जांपल पहली बार माँ कामाख्या दिखी थी और उन्होंने मुझे ओल्ड कामाख्या टेम्पल दिखाया था। पर जब मैं वहाँ गई तो मुझे लगा कि ये तो मैंने सपने में नहीं देखा, तो क्या वो मेरे माइंड का इल्यूजन था? तो काफ़ी हफ्तों के बाद मुझे पता चला कि पहले का जो टेम्पल था वो बिल्कुल अलग था जैसा मुझे दिखाया गया था। तो ऐसे में जब भगवान आपको रेसिप्रोकेट करके आपका साथ देते हैं तो वो एक्चुअल एक्सपीरियंसेस होते हैं। ऐसे में जब आप वर्कशॉप्स करते हैं, जैसे कि ऑटोमेटिक राइटिंग की वर्कशॉप या स्पिरिट गाइड्स की वर्कशॉप, उसमें ज़रूर ऐसा होता है कि कुछ टाइम के लिए, 1 महीने के लिए, लोगों को लगता है कि क्या मेरा माइंड तो नहीं है, क्या मेरा माइंड तो नहीं है। यहाँ मैं ये कहना चाहती हूँ कि एज अ सोसाइटी हम इतने लॉजिकल और प्रैक्टिकल हैं कि हम अपने बच्चों को भी यही कहते हैं, बी प्रैक्टिकल, बी प्रैक्टिकल। तो एज अ सोसाइटी वी फोकस मोर ऑन प्रैक्टिकलिटी रादर देन इंट्यूशन, एंड इट्स नॉट गुड, बिकॉज अब हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खड़ी कर ली है जो हमारी इंटेलिजेंस से करोड़ गुना अच्छी है। तो हमारे पास रहा क्या अपना? इमोशनल इंटेलिजेंस, इंट्यूशन। अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंट्यूशन को भी मिमिक करना चाह रही है और काफ़ी हद तक कर रही है। रिलेशनशिप एडवाइस दे रही है। हाँ, पीपल आर इन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स विद देयर चैट जीपीटी ओनली। So yeah, we are creating a world where more logic and more intelligence is being created. But what about humanness? What about values? What about emotions? What about emotional intelligence? And what about soul intelligence? इस बारे में कोई भी ह्यूमंस को पीछे नहीं कर सकता, कोई मशीन भी नहीं कर सकती। आप उसको सिमुलेट कर सकते हो पर आप रिप्लेस नहीं कर सकते। तो इज़न्ट इट टाइम कि हम लॉजिकल रीजनिंग की किताबें बच्चों को पढ़ाने की जगह इमोशनल मैच्योरिटी और सोल इंटेलिजेंस की किताबें पढ़ाएं? क्या ज़रूरी नहीं है कि अब हम अपने बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एज में पर्यायवाची और ये सब पढ़ाने की जगह, जो चैट जीपीटी उनको 1 मिनट में बता देगी, ये सिखाएं हाउ टू मास्टर सोल इंटेलिजेंस एंड स्पिरिचुअलिटी। हम अपने बच्चों को पाठ सिखाएं या हम अपने बच्चों को वो सिखाएं जिसके लिए हम ऑलरेडी कंप्यूटर तैयार कर चुके हैं। सो ये जो स्टेज होती है जहाँ पे एक साधक या एक इंसान अपनी स्पिरिचुअल साइड को डिस्कवर करना शुरू करता है। और एक बात बताती हूँ मोनिका, लोगों को ये स्टेज बहुत बोरिंग और स्लो लगती है, क्योंकि हमें तो अब मैगी नूडल्स की जिंदगी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद तो 2 सेकंड में आपको सब कुछ पता चल जाता है, सब किसी चीज़ का प्रोज एंड कॉन्स भी चल जाता है, प्रोजेक्शन भी चल जाती है। तो यू आर नाउ यूज्ड टू instant results. Yes. But spirituality is a slow path. Spirituality will not give you instant results. The more you run after spirituality, the more it is going to test your patience. तो अगर आप में पेशेंस नहीं है, आप इस बात को छोड़ देंगे। इस स्टेज पे भी लोग छोड़ देते हैं। उनको एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं, उनको लगता है कि अब मैं सिद्ध हो गया, अब ठीक है, अब तो मेरे को माँ काली भी आती हैं, अब तो मुझे ऑटोमेटिक राइटिंग भी आ गई, तो वो उस रास्ते को छोड़ देते हैं। क्योंकि आगे की जो प्रोग्रेस है ना, उसके लिए आपको अपने आप को अंदर से चेंज करना होता है, जिसको हम कहते हैं ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन। जो लोग सोचते हैं पता नहीं क्या है, छोड़ो। बहुत सारे लोग पॉडकास्ट को भी यहीं पे पॉज कर देंगे कि इसके आगे क्या सुनना, हो गया ना, हम तो पहले कुछ स्टेजेस में हमें पता है, हमें छोड़ दो। लेकिन वर्कशॉप में सब पूछते हैं, मैम was it my mind? मैम was it my mind? Because as a society हमें सिखाया गया है कि माइंड को ही फॉलो करो। कोई कहेगा मैंने ये किताब कुछ दिन पहले पढ़ी थी, अब उसके वर्डिंग्स मुझे आ रहे हैं, तो मेरे सबकॉन्शियस माइंड से आ रहे हैं। नहीं, आप नहीं हैं परिपूर्ण इस संसार में। एक भगवान भी है, एक स्पिरिट गाइड्स भी हैं। आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे कैसे बात करें बताइए? आप उनके सिग्नल सुनने को रेडी नहीं हैं, आप उनसे बात करने को रेडी नहीं हैं। आप यही कहते जा रहे हैं कि ये तो मेरा माइंड है। So if everything is your mind, then there is no space for spirit guides. But still people want to find spirit guides. तो आप जगह तो छोड़िए, आप एक संभावना की जगह तो छोड़िए, जहाँ पे भगवान फिट हो सके और आके बोले हाँ भाई अब यहाँ मैं विराजमान हूँ। है ना, हम अपने टेम्पल्स में तो भगवान को जगह देते हैं, होम टेम्पल्स में इतनी मूर्तियाँ, लेकिन अपने घर के टेम्पल में, अपने मन के टेम्पल में, अपनी चेतना के टेम्पल में उस भगवान के लिए कोई जगह नहीं है। क्या है? डाउट है, फियर है, क्वेश्चंस है। ऐसा तो नहीं, ये मेरा माइंड तो नहीं, ये तो नहीं।
नहीं। मन की इच्छा पूरी नहीं हुई तो भगवान ने ये नहीं किया, यानी कि कोई फायदा नहीं है पूजा Correct. पाठ का। करेक्ट, पूजा पाठ का भी और स्पिरिचुअलिटी का भी। स्पिरिचुअलिटी और स्पिरिचुअलिटी में मैं ये कहती हूँ कि आपके मन की हो तो अच्छा, आपके मन की ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि जब आपके मन की नहीं होती तो उसके मन की होती है। पर मैम अगेन ये बात क्योंकि मैंने पहले भी की, ये जो आपने कहा ना कि आपके मन की नहीं होती तो उसके मन की होती है, लोग यहाँ टूट जाते हैं। तो उसके मन की होगी कब? लोग कहते हैं अरे इतने साल हो गए, लाइक कोई घर खरीदना चाहता है फॉर एग्जाम्पल, वो कहता है मुझे 7 साल हो गए किराए के घर में रहते हुए, 8 साल हो गए, और भगवान कितना मेरी पेशेंस का टेस्ट लेंगे, मैं मेहनत कर रहा हूँ लेकिन मुझे नहीं मिल रहा है। लोग हर चीज़ को, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी भी क्यों ना हो, मटेरियलिस्टिक सक्सेस से नापते हैं और रिजल्ट से नापते हैं। Yes. लेकिन रिजल्ट तो हमारे हाथ में है ही नहीं, रिजल्ट तो भगवान के हाथ में है। आउटकम इज इन गॉड्स हैंड्स, एफर्ट इज इन आवर हैंड्स। दूसरी चीज, स्पिरिचुअल पाथ पे रह के आपने पेशेंस दिखाई है? नहीं। आप अपना आम जीवन जी रहे हैं, आपको फेथ नहीं है, आप पूरे दिन भगवान को टेस्ट ही कर रहे हैं, तो थोड़ा मुश्किल है ना कि चीज़ें आएँ। दूसरी चीज़ क्या आपकी किस्मत में है? आप जाके अपना चार्ट तो देखिए, इज इट प्रॉमिस्ड इन योर चार्ट? इफ इट इज़ प्रॉमिस्ड एंड यू आर नॉट गेटिंग इट, समथिंग इज़ नॉट राइट। और बहुत सारे लोग माने का भाग्य पर भरोसा करके बैठ जाते हैं, मेरी किस्मत में होगा तो मुझे खुद ही मिल जाएगा। हाँ। कोई ले ही नहीं सकता मेरी किस्मत का। नहीं, ऐसा नहीं है। युद्ध का परिणाम जो भी हो, अर्जुन को वो युद्ध लड़ना पड़ा, कर्म करना पड़ा, जबकि भगवान उसके सारथी थे, भगवान ने अस्त्र नहीं उठाया। वैसे ही भगवान हमारे साथ हैं, अस्त्र तो हमें ही उठाना है। विदाउट फीलिंग की रिजल्ट क्या होगा, यही एक पार्ट है जहाँ पे लोग अपनी स्पिरिचुअलिटी छोड़ देते हैं। लोग सोचते हैं स्पिरिचुअलिटी का मतलब एक वर्कशॉप कर ली, हो गया, हमने ये सीख लिया, हो गया। नहीं, स्पिरिचुअलिटी इज़ अ वे ऑफ लाइफ। क्या आप स्पिरिचुअल बन पाए? आपका रिस्पॉन्स तो अभी भी वैसा ही है, आपके थॉट्स तो अभी भी वैसे ही हैं। क्या आपके अंदर तपस्या आई? क्या किस चीज़ की तपस्या है आज हमारे दिल में या हमारे जीवन में? किसी भी चीज़ की नहीं है। तपस्या का मतलब होता है सहन करना। आज हम अपनी बॉडी पे ही कुछ सहन नहीं कर सकते। ओहो गर्मी लग गई, ओहो सर्दी लग गई, ठीक है, भूख सहन नहीं कर सकते, ताने सहन नहीं कर सकते, मन पे कुछ सहन नहीं कर सकते। किसी ने कुछ बोल दिया तो हम कहते हैं तो बहुत हैवी बोल दिया आपने हमें, ठीक है। इमोशनल लेवल पे सहन नहीं कर सकते। मैं अपनी 10 महाविद्या क्लास में उस दिन समझा रही थी, मैंने कहा कि आपको मुझसे दीक्षा चाहिए, आप मेरी एनर्जी को इतना भी नहीं ले सकते। आप इनिशिएशन में भी टूट रहे हैं। दीक्षा का मतलब होता है कि गुरु कहे यहाँ से जंप कर जाओ तो आप जंप कर जाएं, और गुरु आपके सारे कर्म अपने ऊपर ले ले। इट्स अ 2-वे प्रोसेस। आज कोई, मैं किसी को बोलूँ आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ये मंत्र चैंट कीजिए, नहीं मैम बहुत नींद आ रही है, आज हमारा बच्चा नहीं सोया, आज हम रात को पार्टी में लेट हो गए थे, तो ये स्पिरिचुअल पाथ नहीं है। एट द सेम टाइम वी आर इन अ स्टेज वेयर हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ स्पिरिचुअल पाथ निभाना है। तो मैं आई एम नॉट टेकिंग इट अवे फ्रॉम यू कि आपकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, लेकिन अगर आपकी इच्छा है तो आप वो करेंगे। अगर आपका बच्चा आपको 4 बजे उठा देगा और कहेगा किचन में कुछ बना के आओ, तो आप बनाएंगे। लेकिन वही 4 बजे आप उठ के वो मंत्रोच्चारण नहीं करना चाहते, क्योंकि आप में तपस्या का भाव नहीं है। आपको कंफर्ट जोन में रह के स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस चाहिए, और ये पॉसिबल नहीं है। You cannot have or fit spirituality in your life. Your life has to fit into the spiritual path. Coexist आराम से कर सकते हैं। तो जो ये स्टेज होती है जो बोरिंग और स्लो हो जाती है, जिसमें लोगों को रिजल्ट दिखने बंद हो जाते हैं, या उनको लगता है कि ओहो बहुत रिजल्ट दिख गए, अब तो हम ही हम हैं संसार में, यहाँ पे एक टेस्टिंग टाइम आता है मोनिका, जिसमें माया अपने जाल फैलाती है। इसमें लोग या तो बहुत रिच हो जाते हैं, या उनके काम बिल्कुल बनने लग जाते हैं। उनको लगता है अब मुझे इस स्पिरिचुअलिटी की कोई ज़रूरत नहीं है, या एवरीथिंग इज गुड, ये थॉट आ जाता है, तो अब इतना करने क्या, की जरूरत कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब उन्होंने पहले क्यों ज्वाइन किया था? उन्होंने स्पिरिचुअल पाथ या भगवान का रास्ता नापा था या किया था एक मटीरियलिस्टिक गेन के लिए, बट दैट इज़ नॉट साधना। वो आप पूजा पाठ करा के, कोई प्रयोग करा के करा लीजिए। साधना का जो मार्ग है वो पेशेंस का है। उसमें कोई गेन्स हो तो भी अच्छा, ना हो तो भी अच्छा। एफर्ट एंड कर्म इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, तपस्या इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, सरेंडर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट।
तो जब ये कोई इंसान समझ लेता है, वहाँ से उसके जो इल्यूजन्स हैं, माइंड है, वो चलना बंद हो जाता है। बिकॉज फिर वो और एक परमात्मा। अब आप ये मत सोचिए कि वो और परमात्मा का मतलब किसी ने वाइट कपड़े पहन लिए और कोई आश्रम में ही चला गया। नो, आई नो वेरी वेरी गुड पीपल हु आर लिविंग अ नॉर्मल लाइफ। वो गाड़ियों में ऑफिस भी जा रहे हैं, पर उनके एक्सपीरियंसेस बहुत प्योर हैं, उनका माइंड उनके साथ छलावा नहीं कर रहा। अगर लोग चाहते हैं कि स्पिरिचुअल पाथ पे उनका माइंड उनके साथ छलावा ना करे, तो उनको ये ट्रेट्स लाने ही पड़ेंगे। क्योंकि आप इस जन्म में कितना पैसा कमा लेंगे या कितनी माया कर लेंगे, अगले जन्म में कितनी करेंगे, फाइनली आपको लिबरेशन कहाँ मिलेगी? साधना में। फाइनली आपको स्पिरिचुअल पाथ पे आना ही होगा। कुछ सोल्स ओल्ड हैं, वो समझ चुके हैं, कुछ सोल्स न्यू हैं, वो कहते हैं हमें करना ही नहीं, हम तो भोगने आए हैं। तो या आप योगी हो सकते हैं या आप भोगी हो सकते हैं। और जो योगी हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो अपनी फैमिलीज़ के साथ नहीं रह रहे या दे आर नॉट डूइंग वेल इन लाइफ, बट मन से योगी हैं। तो जो माइंड का इल्यूजन होता है, जहाँ ईगो आ जाती है, मुझे माँ काली दिखती हैं, मुझे ये दिखता है, मुझे जिनके मन में आती हैं, जिनको असली में दर्शन देती हैं, उनको बताने की ज़रूरत नहीं है। ये आगे हम और स्टेजेस भी आपसे समझेंगे, बट स्टार्टिंग में मैंने ये भी कहा था कि माँ काली के दर्शन प्लस कुछ लोगों को ऐसा फील होता है आत्मा शरीर से सोते वक्त निकल रही है। आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस होते हैं, एस्ट्रल एक्सपीरियंसेस होते हैं, ये भी स्पिरिचुअल पाथ का एक वो है। लेकिन जब तक आप में ठहराव नहीं है, आपका एस्ट्रल एक्सपीरियंस एक बहुत ख़राब एक्सपीरियंस हो सकता है। लोग क्या करते हैं, यूट्यूब पे जाके एस्ट्रल प्रोजेक्शंस की वो देखना शुरू हो जाते हैं और कहीं से भी करना शुरू हो जाते हैं, और उनको ये समझ में नहीं आता कि हमारे आसपास बहुत सारी एनर्जीज़ हैं। तो एक लेडी थी जो एक मिरर एक्सरसाइज करती थी, और उन्होंने कहीं पे पढ़ा और उसमें यूट्यूब पे देखा, और रोज़ बैठ जाती थी अपने मिरर के सामने बिना किसी गाइडेंस के। सबसे पहले रात को बैठ जाती थी, शाम के टाइम पे, क्योंकि वो ऑफिस से ही तब आती थी। और थोड़े दिनों के बाद उनकी जो मेंटल हेल्थ है वो डिटीरियोरेट होने लग गई। उनको उस शीशे में बहुत कुछ दिखने लग गया, और उनको कभी कोई सीन्स दिखते थे, कभी किसी पुराने टाइम के सीन्स दिखते थे, लोगों ने अलग कपड़े पहने होते थे। वो मेंटली अनस्टेबल हो गई, क्योंकि बिना गाइडेंस के आप कोई भी चीज़ फॉलो ना करें। आपका कोई टीचर, कोई मेंटोर कुछ होना चाहिए जो आपको बता सके कि ये सही है कि ये गलत है। आपको पता है मोनिका, जैसे हमारे डेंटिस्ट होते हैं, हमारे एडवाइज़र्स होते हैं, हमारे फाइनेंशियल एडवाइज़र्स होते हैं, हमारे जिम ट्रेनर्स होते हैं, वैसे ही हर एक इंसान की लाइफ में एक स्पिरिचुअल मास्टर होना ज़रूरी है। मैं इसको एग्जैक्टली गुरु की पदवी नहीं दूंगी, कोई ऐसा इंसान जो आपको डे टू डे चीज़ों में मदद कर सके। क्या मेरे साथ सही हो रहा है, क्या मेरे साथ ठीक हो रहा है, क्या मैं ठीक कर रहा हूँ। सो एस्ट्रल ट्रैवल बिना गाइडेंस के सेफ नहीं है। आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस ज़रूर होते हैं लोगों को, लेकिन उनकी मर्जी के बिना होते हैं। हाउ कैन यू मास्टर दैट? यू कैन मास्टर दैट ऑन द स्पिरिचुअल पाथ, लेकिन इसके लिए आप में ठहराव होना बहुत ज़रूरी है। और माँ काली के दर्शन, जहाँ तक आप थे, माँ काली के दर्शन हर एक को नहीं हो सकते। माँ काली की एनर्जी इतनी इंटेंस है कि आप नहीं सह सकते। और वैसे जिनको होते भी हैं तो 100% नहीं होते, उनको भी एक सेकंड के लिए ऐसी दर्शन होते हैं, फीलिंग होती है, झलक होती है, और वो बहुत ब्लेसिंग की होती है। जिन लोगों को सपने आते हैं मंदिरों के, किसी भी डेटी के, ये काफ़ी ब्लेस्ड एक्सपीरियंसेस हैं। तो गॉड आपको ब्लेस कर रहे हैं, लेकिन आप अगले दिन अगर उसी केओस में घुस रहे हो कि मुझे बाहर की चीज़ें करनी है, मुझे प्रैक्टिकल लॉजिकल रहना है, आप अपने स्पिरिचुअल साइड को 1 घंटा भी नहीं दे रहे, तो वो एक्सपीरियंसेस धीरे धीरे भगवान की तरफ से ख़त्म होकर आपके माइंड की तरफ से शुरू हो जाएंगे। क्या साइंस इन बातों को प्रूव करता है? ये सवाल आज साइंस का स्पिरिचुअलिटी के साथ मैं इसीलिए जोड़ रही हूँ कि हम माइंड की भी बात कर रहे हैं, इल्यूजन्स की भी बात कर रहे हैं, सबकॉन्शियस माइंड की भी बात कर रहे हैं। तो क्या साइंस इन सब चीज़ों को प्रूव करता है? तो मेंटल इलनेसेस, साइकोसिस वगैरह जब होता है, हैलुसिनेशंस होते हैं, ये सब क्या होता है? एक माइंड का प्रोजेक्शन ही है ना। तो माइंड एक रियल चीज़ है, और अगर उसमें कुछ इंस्टेबिलिटी आ जाती है किसी भी वजह से। मेरा एक पॉडकास्ट है जिसमें मैंने बात की है मेंटल इलनेस की वर्सेस पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस की, कि ये जो लोग मेहंदीपुर वगैरह में रहते हैं वो मेंटली इल हैं या सच में पोजेस्ड हैं। वो पॉडकास्ट में मैंने बहुत डिटेल में इसमें बात की है। तो मुझे लगता है कि माइंड अनस्टेबल हो जाए तो आपको हैल्यूसिनेशंस, प्रोजेक्शंस बहुत आराम से हो सकते हैं।
इसीलिए स्पिरिचुअल पाथ पे होना, पेशेंट होना, ग्राउंडेड होना, रिसर्चर होना, अध्ययन करना, स्वाध्याय करना, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं फॉर यू टू नो दैट दीज एक्सपीरियंसेस कैन बी रियल। अगर लोग चाहते हैं कि हमें रियल एक्सपीरियंसेस फील हों तो इसके लिए पहले आपको ये सब बनना पड़ेगा, ताकि गलत एक्सपीरियंस आपके पास आ ही ना पाए। हमारे माइंड में दो वो होते हैं, हमारे ब्रेन में एक राइट साइड होती है ब्रेन की, एक लेफ्ट साइड होती है। राइट साइड जो होती है ब्रेन की वो इंट्यूटिव साइड होती है और जो लेफ्ट साइड होती है वो प्रैक्टिकल साइड होती है। एज अ सोसाइटी जब ये रिसर्च किया गया तो हमारे ब्रेन्स 80% सिर्फ प्रैक्टिकली डेवलप हो चुके हैं, क्योंकि हमारे माँ बाप ने प्रैक्टिकली सोचा, उनके माँ बाप ने प्रैक्टिकली सोचा। लेकिन जब सिविलाइजेशन बनी थी, जब आर्टिस्ट बहुत होते थे और लोग बहुत क्रिएटिव चीज़ें भी करते थे, म्यूजिक, डांस, ये सब बहुत होता था, तो राइट साइड ऑफ द ब्रेन ज़्यादा डेवलप था, विच मीन्स पीपल वर मोर इंट्यूटिव एंड क्रिएटिव। आज कोई कहे मुझे, चलो अब तो फिर भी एक्सेप्टेंस आ गई है, मेरी जनरेशन में अगर कोई कहता था मुझे आर्टिस्ट बनना है तो उसके माँ बाप कहते थे ठीक है कर लेना ड्राइंग साइड पे, हाँ। लेकिन काम क्या करोगे, राइट? देयर वाज नो एक्सेप्टेंस इन द सोसाइटी फॉर इंट्यूटिव थिंग्स। व्हाई इट इज माय ड्रीम टू मेक अ स्पिरिचुअल स्कूल और अ यूनिवर्सिटी, सो दैट इंट्यूशन से भी हम एक करियर शुरू कर सकते हैं। इंट्यूशन भी एक टैलेंट है, एक स्किल है, एक शौक नहीं है। इसको डेवलप करने की ज़रूरत है। कॉलेजेस में स्पिरिचुअलिटी को लाने की ज़रूरत है। स्कूल में अगर कोई बच्चा बोले कि मुझे कुछ दिख रहा है या मुझे अंदर से कुछ लग रहा है तो लोग उसको एक्सेप्ट करें, ना कि उसको बोलें कि इसके पेरेंट्स को कहो उसको थेरेपिस्ट के पास ले जाए। सो एज अ सोसाइटी वी नीड टू लुक एट दीज थिंग्स डिफरेंटली। तो ये मैं आपको कहूँगी कि जब इंसान में ये सब आ जाता है, जब इंसान का राइट ब्रेन डेवलप हो जाता है, हमें हमेशा, आप किसी से भी बात करें, सिर्फ उसकी प्रैक्टिकल रिस्पॉन्स की जगह उसको पूछना चाहिए हाउ आर यू फीलिंग अबाउट इट, व्हाट इज योर गट फील अराउंड इट। बट यही नहीं पूछा जाता। इवन आप ये भी देखिए ना कि माँ बाप जैसे, क्योंकि अभी आपने इमोशंस और एआई की बात की थी, माँ बाप भी यही कहते हैं कि हमेशा दिल से मत सोचना, दिल की सुनो, बट दिमाग से भी चलना, दिमाग से फैसले लेना, क्योंकि लगता है कि दिल की अगर आप हमेशा सुनेंगे तो हो सकता है धोखा खा जाएंगे। करेक्ट, पर वो तो दिमाग की सुन के भी लोग धोखा खा जाते हैं। बिकॉज लाइफ में एक बैलेंस है इंट्यूशन का और प्रैक्टिकलिटी का। वैसे ही भगवान ने हमारी मशीन में भी दिया है 2 parts ऑफ द ब्रेन, लेकिन हम जब अपनी लाइफ में सोचते हैं तो एक ही तरह से क्यों सोचते हैं? डेटा बेस्ड डिसीजंस आर नॉट ऑलवेज राइट। इंट्यूशन हैज अ वेरी बिग रोल टू प्ले इन सक्सेस। अगर आप सीईओज को, नॉट सो मच सीईओज, अगर आप फाउंडर्स को देखें तो बहुत सारे फाउंडर्स अपनी गट फील पे चलते हैं। वो डेटा देखते ज़रूर हैं पर करते वो हैं जो उनको इंट्यूटिवली ठीक लगता है। सो स्पिरिचुअलिटी का, इंट्यूशन का, और देखो मोनिका, जो ये टाइम आ रहा है 2025 टू 2029, जो कोविड के बाद से टाइम चल रहा है ना, उसने हमें ये दिखा दिया है कि जैसे दुनिया पहले चल रही थी अब वैसे नहीं चलेगी। अब जब एआई आएगा लोगों की जॉब्स काफ़ी हद तक शिफ्ट हो जाएंगी। मैं नहीं कहूँगी चली जाएंगी, बट शिफ्ट हो जाएंगी। उनको कुछ और करना पड़ेगा अपने लाइवलीहुड के लिए। तब आप देखिएगा कि इंट्यूशन का और कितना बड़ा बूम आएगा। क्या हिंदू धर्म ग्रंथों में इन बातों का उल्लेख मिलता है? जैसे हमने आत्मा की भी बात की, एस्ट्रल ट्रैवल की बात की, क्या ये हिंदू धर्म ग्रंथों में इस बात का उल्लेख है? हाँ, कुछ ग्रंथ कहते हैं जो स्वप्न निद्रा पर आधारित होते हैं। वो कहते हैं कि जब एक डीप स्लीप में हम होते हैं तो हम अपने इनर वर्ल्ड्स में ट्रैवल करते हैं। अंदरूनी जो हमारे वर्ल्ड्स हैं, अब कोई कहे इनर वर्ल्ड्स होते कहाँ हैं? क्या हमारे मन में होते हैं? कहाँ होते हैं? हमारी चेतना में होते हैं, हमारी कॉन्शियसनेस में होते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स भी ये कहता है कि हम अपने पिछले जन्मों को भी विजिट करते हैं। इसीलिए बहुत सारे लोग जब सुबह उठते हैं ना, दे वेरी टायर्ड। वो नींद में ट्रैवल कर रहे हो, हाँ, कहीं और ट्रैवल करके आए होते हैं, तो उनको कुछ पार्ट तो याद होता है, कुछ पार्ट याद नहीं होता। जैसे किसी की डेथ, आई नो फॉर अ फैक्ट, मेरा एक क्लाइंट था जिसकी डेथ आग में जल के हो गई थी, और उसी आग में उसका पूरा गांव जल गया था, उसकी वाइफ, उसके बच्चे उसकी आंखों के सामने, और वो भी जल गया। वो बार बार उस प्लेन में ट्रैवल करता है, और इतनी बार करता है कि फाइनली वी हैड टू कट द कॉर्ड। हमने बहुत सारी टेक्निक्स लगा के आकाशिक रिकॉर्ड्स में उसको उस एक्सपीरियंस से अलग किया। तो अब वो कहता है कि मैं सुबह उठ पाता हूँ, मैं जिम जा पाता हूँ, हाँ मुझे याद है, पर अब मुझे इतना इफेक्ट नहीं करता। तो येस, एस्ट्रल ट्रैवल, ड्रीम ट्रैवल, ट्रैवलिंग बिटवीन रियलिटीज़, बिटवीन वर्ल्ड्स,
इज रियल। ये सब रियल है, अब बस ये है कि इनका मतलब नहीं समझ पाते नहीं हैं पाते और इसी के लिए स्पिरिचुअल गाइडेंस की ज़रूरत है। बिल्कुल। जो आपने कहा कि एक स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी, स्पिरिचुअल कॉलेज हो। वेल, हिंदू धर्म ग्रंथों की तो हमने बात की। मैं ये भी जानना समझना आपसे चाहूँगी कि जब हम एस्ट्रल ट्रैवल की बात करते हैं और किसी स्पिरिचुअलिटी में इन चीज़ों का सब मेंशन है या बुक्स में, मतलब प्रैक्टिकली लोग कैसे समझे कि ये रियल है? आपको वर्कशॉप्स में आना पड़ेगा। Okay. ऑटोमेटिक राइटिंग की वर्कशॉप है, साइकिक कोर्स हमने ऑनलाइन किया हुआ है क्योंकि इतनी क्वेरीज आती हैं, हमने सोचा हाँ। कितने लोगों को इन पर्सन बताएंगे, तो हमारा एक ऑनलाइन कोर्स है कॉल्ड द साइकिक डेवलपमेंट कोर्स। वो प्री रिकॉर्डेड वीडियोस और मेडिटेशंस हैं जिसमें हम ये सब सिखाते भी हैं और ये भी बताते हैं कि अगर आपके साथ ये हो रहा है या ये हो रहा है इसका मतलब क्या है और आप कैसे अपनी साइकिक सेंसेस को डेवलप कर सकते हैं। तो अभी स्पिरिचुअलिटी बहुत स्ट्रक्चर्ड नहीं है इस कंट्री में, एक्चुअली वर्ल्ड में ही नहीं है। तो हर चीज़ कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है, हर चीज़ का कोई ना कोई मास्टर है। इसीलिए मुझे लगता है करिकुलम होना चाहिए, शुरू से शुरू करना चाहिए और हमें अपनी इंट्यूशन डेवलप करते हुए, अपनी साइकिक सेंसेस खोलते हुए एक लेवल तक जाना चाहिए। तो मैं वेट कर रही हूँ किसी इन्वेस्टर का कि कोई आए और हमें बताए। मैं और मेरे स्टूडेंट्स तैयार हैं, बट इसको स्टेप बाय स्टेप, जैसे बच्चे को हम ग्रूम करते हैं स्कूल में, वैसे ही करना होगा। 3 इयर्स का या 4 इयर्स के कोर्स के बाद आपको इसमें प्लेसमेंट भी मिलेगी। बट वी नीड इट, ट्रस्ट मी। ये मशीन्स हमें बाहर कर देंगी और फिर हमें कुछ ऐसा सोचना होगा या अपनी किसी ऐसी टैलेंट को जगाना होगा जो हम सबके अंदर है, बाय द वे, जो साइकिक टैलेंट सबके अंदर है, जगाना होगा ताकि हम वो कुछ अलग करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। हीलिंग का काम करें, मेंटल इंटेलिजेंस का करें, सोल इंटेलिजेंस का करें, इमोशनल इंटेलिजेंस का करें। बट टू हैव रियली गुड एक्सपीरियंसेस इन एस्ट्रल ट्रैवल, इन स्पिरिचुअलिटी, पहले आपको अपना शुद्धिकरण करना बहुत ज़रूरी है। आपकी भूत शुद्धि बहुत ज़रूरी है। आपकी शुद्धिकरण, आपकी सेंसेस का शुद्धिकरण, आपका मन का शुद्धिकरण, माया से दूर होना, समझ लेना कि ये ट्रैप है, मुझे कोई फंसा रहा है, यूनिवर्स मुझे टेस्ट कर रहा है। ये सब चीज़ों में जब आप आ जाएंगे, आपका शुद्धिकरण हो जाएगा, तो आपके एक्सपीरियंसेस रियल हो जाएंगे। जब हम इन एक्सपीरियंसेस की बात करें तो एंजेलिक नंबर्स का भी आपने जिक्र किया था, एंजल नंबर्स का। क्या इनका न्यूमरोलॉजी, अंक ज्योतिष से किसी तरह का कोई रिलेशन है? हाँ, डेफिनेटली है। तो जो मेरा पॉडकास्ट है जिसमें मैंने सारे नंबर समझाए हैं और बताए हैं कि इस नंबर से ये होता है या ये नंबर तब आता है, जब मैनिफेस्टेशन के नंबर्स भी बताए हैं कि क्या करो तो मैनिफेस्ट हो सकता है। तो ये आपको उसमें पता चल जाएगा। डेफिनेटली इसमें सारी साइंसेस मिली हुई हैं, एस्ट्रोलॉजिकली भी सारी साइंसेस मिली हुई हैं। लेट्स से आपकी कोई एक ग्रह की दशा चल रही है, वो ग्रह किस घर में बैठा है, आपको वही नंबर दिख रहा है, या आपकी लाइफ में आपको शत्रुओं को देखना है तो 6 नंबर भी दिख सकता है बार बार, क्योंकि 6th हाउस एनिमीज का होता है। सो ये सारी चीज़ें जो हैं मिक्स्ड हैं। 1 का मतलब बेटर नहीं है और 9 का मतलब वर्स नहीं है। ये आपकी लाइफ से रिलेटेड है कि अगर 9 बार बार दिख रहा है तो आपकी लाइफ में कुछ क्लोज होना ज़रूरी है, समथिंग इज पेंडिंग क्लोजर। 2 दिख रहा है तो रिलेशनशिप ओरिएंटेड है, 6 दिख रहा है तो कंपटीशन ओरिएंटेड दिखा रहा है, कुछ बीमारियां दिखा रहा है। तो आपको बार बार कौन सा नंबर दिख रहा है, 7 दिखा रहा है तो अध्ययन दिखा रहा है, केतु का नंबर, तो आप उस पॉडकास्ट में जाके ये पता लगा सकते हैं। बट ये सारी साइंसेज एंड में जुड़ी हुई हैं और ये एक्चुअल साइंस के साथ भी जुड़ी हुई हैं। ओके। ये जब इमेजेस की हम बात कर रहे हैं या इल्यूजन्स की बात कर रहे हैं, प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं, कई बार नॉर्मली, हम नींद में नहीं है, नॉर्मल, लाइक कोई व्यक्ति बहुत स्ट्रेस में है या इमोशनल फेज से गुजर रहा है, तब भी उसे ऐसा लगता है आंख बंद करने पे या नॉर्मली कुछ हो रहा है, एक इमेजिनेशंस फील होती हैं, कुछ सर्कमस्टेंसेस फील होते हैं। ये क्या है? 99% यूनिवर्स का दिखाने का तरीका कि हम आपके साथ हैं। जब एक इंसान बहुत स्ट्रेस में होता है और उसको भगवान की आवाज़ आती है, कोई भजन सुनाई देता है, द गॉड इज ट्राइंग टू टेल हिम एट दैट टाइम दैट यू आर सपोर्टेड। एस्ट्रल प्रोजेक्शंस और इमेजिनेशंस, ड्रीमिंग, ये सब एक ही कॉन्सेप्ट है या ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं? जब हम जागे हुए होते हैं और कॉन्शियसनेस और सबकॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियसनेस के बीच की बहुत सारी स्टेजेस हैं जो आपने बताई हैं, ल्यूसिड ड्रीमिंग, एस्ट्रल प्रोजेक्शन, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, अल्फा स्टेट, थीटा स्टेट, ये सारी आपकी माइंड की
डायमेंशंस हैं जिसमें जो एक्सपीरियंसेस इंसानों को फील हो सकते हैं। वेदर इंड्यूस्ड, तो आप ड्रग्स लेके भी ये एक्सपीरियंसेस फील कर सकते हैं, आप कुछ प्लांट्स खा के भी कर सकते हैं, आप सही तरीके से मेडिटेशन के थ्रू भी इनको फील कर सकते हैं। आप बहुत सारी स्टोरीज, रियल इंसिडेंट्स भी हमारे साथ शेयर करते हैं। तो कोई ऐसा रियल इंसिडेंट आपके किसी क्लाइंट का जहाँ पर उनकी ज़िंदगी बदल गई हो, उनको इमेजिनेशंस आए हों, इल्यूजन्स आए हों, देन उसके बाद उन्होंने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट की और उसके बाद उनकी लाइफ पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो गई? Thousands of people. You can go to my website and see thousands of people. And that is what keeps me going. जितनी मेहनत मैं करती हूँ, जितना जो ये पाथ है आसान नहीं है, लेकिन एक केस मैं आपको बताऊंगी जहाँ पे ये चीज़ गलत भी हो सकती है। लोग मजाक में या एक्सपीरियंस के लिए साउथ अमेरिका जाते हैं और एक प्लांट को कंज्यूम करते हैं, वाइल्ड मशरूम्स को कंज्यूम करते हैं एक ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में जाने के लिए, और बहुत लोगों की उसके बाद डेथ हो जाती है, बहुत लोग मेंटली पागल हो जाते हैं। और वो लोग, उनका एग्जाम्पल हमें लेना चाहिए देखने के लिए कि हर चीज़ एनर्जी ही होती है, एनर्जी इज़ एवरीथिंग। तो अगर आप एनर्जी को बिना सोचे समझे अपने ऊपर प्रयोग कर रहे हैं मजाक में, वो चीज़ गलत भी हो सकती है। सो ऑलवेज रिस्पेक्ट एनर्जी। इवन द स्पिरिचुअल पाथ हैज़ एनर्जी। स्पिरिचुअल पाथ में भी सिद्धियाँ हैं, सिद्धियाँ भी एनर्जी से आती हैं। एनर्जी का सही इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, गाइडेंस की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ नॉट राइट। ये राइट और रॉन्ग के बीच में व्यक्ति कई बार फंस जाता है, तो लोगों को क्या आप सलाह देंगी, क्या एडवाइस देंगी सो दैट कि वो ये राइट रॉन्ग के बीच में ना फंसे और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को पॉजिटिवली कंटिन्यू करें? बुक्स पढ़ें, पॉडकास्ट देखें, किसी को ज्वाइन करें, अच्छी स्ट्रक्चर्ड वर्कशॉप्स लें जहाँ पे आपको कंटेंट पता हो, खुद से एक्सपीरियंस करें, दूसरों की बात ना सुने, लेकिन एक्सपीरियंस वो होना चाहिए जो स्ट्रक्चर्ड हो और सेफ हो। अपनी साइकिक सेंसेस को खोलने की कोशिश करें, बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड और सेफ तरीके से। जहाँ पे भी आपको अनकंफर्टेबल लगे उस चीज़ को छोड़ें, और हमेशा अपनी बॉडी को इतना प्रिपेयर्ड रखें अच्छे खाने से कि आपको प्रॉब्लम ना हो उन एनर्जीज़ को लेने में। और याद रखें कि जितना पॉजिटिव आप रहेंगे, जितना लुक फॉरवर्ड करेंगे और जितने अच्छे ह्यूमन बीइंग बनते जाएंगे, गलत चीज़ों का आपके साथ जुड़ाव उतना ही कम होता जाएगा। और यहाँ पर आपकी वही बात शुरुआत में जो आपने कही थी काम आती है कि ब्रेक डाउन के टाइम पर आप जो अपना स्पिरिचुअल पाथ है वो ना छोड़ें। पेशेंस आपकी टेस्ट हो रही है, पेशेंस आप अपना ज़रूर रखें। वेल, थैंक यू सो मच। और आपने हमारे व्यूअर्स को आज बहुत अच्छी बातें बताई हैं, बट उम्मीद करते हैं उन्हें अप्लाई भी करेंगे अपनी लाइफ में। सिर्फ हवाई ना समझें जी। आप और किन किन विषयों पर, किन किन टॉपिक्स पर मैम से बात सुनना चाहते हैं या चाहते हैं कि मैम आपको वो टॉपिक समझाएं डीपली, हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और आज के पॉडकास्ट से आपने क्या सीखा वो भी हमें बताइएगा।